हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मित्र, आप लोग बहुत सीरियस होने चाहिए और मुझे लगता है कि बाकी दिन दुनिया से आपको कोई मतलब अब तो नहीं होना चाहिए। 8, 9 और 10 जून आपके दिमाग में सिर्फ यही डेट होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। ना कोई फंक्शन, ना कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं, किताबों के अलावा। और अपना खाना खाया, फिर किताब, फिर सोए, बस। इसके अलावा कोई काम इस समय तो नहीं चलना चाहिए। और उम्मीद है कि सब उसी राह पर होंगे भी, क्योंकि आप भी खुद बहुत सीरियस होते हैं। बच्चों, एक टाइम था कि जब हमारे घर वाले, जब हमें कह करके जबरदस्ती बैठा करके और वो हमसे सिलेक्शन हमारा करवा दिया करते थे। 2009-10 के आसपास का टाइम था। तो जो पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाता था, क्या जबरदस्ती पढ़ा हो। आज कितना भी कोई घर वाला कह ले और हम उसके कहने से कितना भी पढ़ लें, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर से आग नहीं निकलेगी कि मुझे सेलेक्ट होना ही है। जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को नहीं जगाओगे, तब तक आपको कोई कोई भी घर वाला, कोई भी रिश्तेदार आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। आज स्व चेतना से ही सिलेक्शन हो सकता है, इतना भारी कंपटीशन है। घर वाले इवन आज तो ये कहते हैं कि इतना क्यों पढ़ रहा है भाई, पागल होएगा क्या, इतना इतना मत पढ़ भाई। ऐसे घर वालों के शब्द होने चाहिए। तब जाकर के आप देखो कि आप वास्तव में ही कि आप अपने डेडिकेशन के बहुत करीब हैं। और जब बच्चा सेलेक्ट होने के कगार पर होता है, तो वो उस समय उसको वो बात भी, किसी से भी बात करने में मजा आ रहा है ना उसको, तो भी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही बात करने में मजा आ रहा है और कोई बात में मन ही नहीं लगता उसका। उसके दिमाग में चल ही वही रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा था, एक दिल्ली पुलिस में लगा था। तो वो अभी तो खैर पुरानी बात हो गई, 2014-15 के आसपास लगा होगा वो। तो मतलब वो हर बात में दिल्ली पुलिस ले आता था, या कुछ भी सही, कभी भी पढ़ रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, फिर दिल्ली पुलिस उसके दिमाग में। मतलब उस इससे मुझे पता लगा यार, जिसको लेनी होती है ना, वो उसके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा होता। और वो इतना हार्ड पेपर में भी बहुत अच्छा पेपर करके आया था, क्योंकि उसको सिर्फ वही दिख रहा, मछली की आंख है उसके लिए वो भर्ती, है ना। चलो, खैर, आपके फैमिली मेंबर भी आपके लिए कह ही रहूंगा भाई, थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रख, ऐसी तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे, है ना। जागरण सीरीज आपको जगाने के लिए है, तो ये मोटिवेशन करने के लिए भी है। तो जगाना मतलब मोटिवेशन, है ना। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आप लोग करेंगे। तो अन्वेषण सब लोगों को पता है कि व और य के साथ अगर आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होती है, बताओ। व और य के साथ आधा अक्षर कितनी बार बताया है कि यण ही संधि होगी। यण स्वर संधि, स्वर का ही पार्ट है। अब यण संधि में अगर हम देखते हैं कि अगर अगर ये य के साथ आधा अक्षर होता, तो भाई साहब इस आधे को पूरा करता, ई की मात्रा लग जाती। लेकिन अगर ये व के साथ आधा अक्षर है, तो इस आधे को पूरा करूंगा और व के लिए उ की मात्रा लगाऊंगा। यह होता तो ई की मात्रा लगती। तो अनु, अनु और व हट जाएगा, तो जो मात्रा है उसका शब्द बन जाएगा। मात्रा किसकी है? ए की है। और ए मात्रा ये रही, अनु प्लस एषण। दो मात्रा होती तो एक मात्रा इस पर भी चढ़ जाती, फिर ये आता। तो अनु प्लस एषण, ये कौन सा बना? ए ऑप्शन। कितने लोगों ने सही दिया? 68% ने। 25% नीचे वाले को दे रहे हैं। 68% इसको कह रहे हैं, 25% इसको कह रहे हैं, बाकी तो नहीं। तो भाई साहब, एषण ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, एषण को हमें बिना मात्रा के लिखना है। नेक्स्ट, पॉकेट मार में कौन सा समास है? पॉकेट मार में कौन सा समास है? देखो बच्चों, जो जैसे वर्तनी हुई या ये शब्द हुए, जैसे अगर कोई कहे कि भाई इस पे इधर की मात्रा चढ़ेगी या इधर की, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं वर्तनी में बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। तो जैसे फिर किसी की वर्तनी क्यों सही हो जाती है? क्या वो रटता है इसको कि भाई नहीं, इस पे किताब पे छोटी की मात्रा चढ़ेगी और उस पे भुलक्कड़ पे छोटा ऊ की मात्रा चढ़ेगी, ऐसे ही? तो क्या वो रटता होगा इनको? कोई नहीं रटता भाई, कोई भी नहीं रटता। फिर ये जितने बार, जितने ज्यादा शब्द पढ़े जाएंगे, जैसे आपने याद रहेगा भुलक्कड़, और आप थोड़ा चेतना के साथ पढ़ोगे, यार भुलक्कड़ में ये चढ़ती है, अच्छा छोटा ऊ चढ़ता है, तो फिर ये याद रहता है आगे तक के लिए हमें। किताब में हमें याद रहा, एक तो बोलने का तरीका, किताब, किताब एकदम गलत लगेगा, किताब तो यानी जल्दी से बोली जा रही है, तो छोटी मात्रा। तो ये भी तरीका होता है लोगों का याद रखने का, है ना। तो बात ये है कि वो आपने देखी कैसी है, वहां लिखा हुआ एकदम ध्यान आ जाता है कि यार किताब ये लिखा हुआ गलत सा लग रहा है। और जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं ना, जो बहुत ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, वो वर्तनी उनकी सबसे बढ़िया मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उनके सामने से सारे शब्द कई बार गुजर लिए होते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में एकदम से जाता है कि यार मैंने वहां ऐसे देखा था लिखा, तो वैसे याद होते हैं। पॉकेट मार में कौन सा समास है? तो भाई कौन सा समास है अगर हम देखें तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको देखने के लिए। पॉकेट को मारने वाला, तो समास विग्रह किया मैंने इसका, मारने वाला। तो जब भी कारक की विभक्ति किसी समास के साथ लगे, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। जैसे गौशाला, गौ के लिए, गाय के लिए साला, तो गाय के लिए आ गई, के लिए फिर कारक की विभक्ति है, तो तत्पुरुष समास होगा। अभी कौन सा तत्पुरुष होगा? कारक की कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा।
ठीक है, अव्ययी भाव में या तो रातों रात दिनों दिन, या आप देखते होंगे कि आपके उपसर्ग लगते हैं, यथा संभव, है ना, आजीवन, आमरण, ऐसे सब अव्ययी भाव में लगते हैं। द्वंद्व, ये न और लगेगा या अंक की बिंदी लगा लो। तो द्वंद्व समास कौन सा होता है? रात दिन, माता पिता, जो दो शब्द एक साथ बोले जाते हैं, धर्म अधर्म, धर्माधर्म, है ना, धर्म अधर्म दोनों विपरीत शब्द हैं एक दूसरे। तो युद्ध चलता है, द्वंद्व युद्ध आपने सुना होगा, तो दो बराबर की टक्कर के शब्द होते हैं, दोनों में युद्ध चल रहा होता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, अब हम कर्मधारय की बात करते हैं, जहां पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताए, जैसे नील गाय, गाय की विशेषता नील है वो, है ना, नील कमल, कमल की विशेषता नीला कमल। तो इस तरह से हम बोल देंगे वो कर्मधारय समास होता है। क्लियर बच्चों? तो हमारा इसका उत्तर तत्पुरुष। तो सारे समासों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और रिवाइज हो गया हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नीचे दिए गए वाक्य के खंडों को सही पदक्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे बच्चों इसका पदक्रम बताना है, अर्थात इस वाक्य को पूरा करिए। उस दिन हमने देखा था कि वो छोटा वाक्य था, यहां पर 6 हैं और आप बहुत आसानी से इसको लगा दोगे, मुझे पता है। एकदम से आप देखिए, भारतीय संस्कृति, मुझे लगता है ये दोनों साथ ही आएंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम धरोहरों में मानी जाती है। भारतीय संस्कृति विश्व की धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है। कितना बढ़िया रहेगा ना। भारतीय संस्कृति नंबर 2, भारतीय संस्कृति विश्व की पहले 3 तो एकदम क्रम में ही आ गए, 1 2 3। भारतीय संस्कृति, इतने से भी लग जाएगा, 1 2 3 किस में आ रहा है? इसमें ही आ रहा है। ये दोनों तो एकदम ही गलत हो गया। अब भारतीय संस्कृति विश्व की धरोहरों में 6 आएगा। अब 6 किस में आ रहा है? अब इन दोनों में से लगाना उत्तर। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6, तो ये भी गलत। तो उत्तर ये हो गया इतने से ही हमारा। और बाकी आगे लगाना, धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है, 4 और 5। कितने लोगों ने सही उत्तर दिया? हैंग हो गया भाई, पता नहीं लगा कितने लोगों ने दिया। तो भारतीय संस्कृति विश्व की धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है। 1 2 3 6 4 5। तो ये हमारा 1 2 3 सॉरी 6 1 2 3, हाँ है तो सही ऊपर 1 2 3 6 4 5। 1 2 3 ये 3 की वजह से गलत था। 1 2 3 और ये बाकी सब गलत थे। तो पहला ऑप्शन इस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। अगले ऑप्शन पे आते हैं। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा शब्द प्रविशेषण है? उर्वशी अत्यंत सुंदर है। देखो, आप सैटरडे को भी हमारी क्लास चल रही है, तो आप भी सैटरडे को क्लास ले रहे हो, तो बहुत सीरियस बच्चे हो। क्योंकि कई सारे तो ये सोचते हैं सैटरडे क्या चलेगी, सैटरडे लाइब्रेरी भी नहीं जाते हो, क्योंकि 5 दिन का हफ्ता, 2 दिन तो रेस्ट को चाहिए। होता है कोई कोई ऐसा, यार सैटरडे संडे तो रेस्ट के लिए चाहिए। भाई रेस्ट जब है जब तुम कमाने जा रहे हो, अभी पढ़ने जा रहे हो, इसमें रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। संघर्ष का समय होता है, और संघर्ष में जो जितना तपेगा उतने अच्छा उसको अगले वाला भविष्य उसका बनेगा। संघर्ष का समय आपको भी पता, मेरा 1 साल 2 साल मैक्सिमम है, फिर भविष्य उतना ही शानदार होगा, वो पूरा जीवन है। या तो अब 1 2 साल तप लो, पूरे जिंदगी मजे लेना, या अब 1 2 साल मजे ले लो, पूरी जिंदगी आप तपते रहना। तब आप खुद सोच लो कि आपको करना क्या है ना। तो हम जब छोटे थे तो, और हमें हमारे पिताजी जब मोटिवेट करते थे, तो वो ये कह के करते थे, जैसे कोई मतलब हमसे कहा कि यार तुम दुबले पतले से तो हो, तुम्हें कोई और काम तो तुम्हारे बस किया नहीं। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, वहाँ दिख रहा होता था कि मजदूर वो चिनाई विनाई में लगे हुए होते थे। ये देखो ये मिस्त्री है ना, इस पर भी एक कलाकारी है, तुम्हारे बस की तो वो भी नहीं है। तुम्हें जो ये बेलदार होता था वो, तो ये जो दूसरा काम है, ये तसला भर के मसाले का पकड़ाना, इसके अलावा कोई और काम तुम्हारे लिए बचेगा नहीं, और तुम तसले के नीचे दब जाओगे। तुम इतने हो तो ये काम भी तुमसे नहीं होना, फिर तुम करोगे क्या ये बताओ। चलो ये भी पेट भर लेता है अपना, इतना कमा ले। 80 रुपये उस टाइम झाड़ी हुआ करती थी, 2002-3 की बात है, ठीक है। तो हम ऐसे हुआ करते थे, 2002-3 में रहे होंगे हम, 8th क्लास में 7th क्लास। तो ये मोटिवेशन था। तो भाई उसके नीचे आप दबोगे और आप वो भी नहीं कर पाओगे, तो फिर तो अब आप सोच लो ना, आपके लिए बचा क्या है? आपके लिए सिर्फ अब ऑप्शन नहीं है नौकरी, जरूरत है अब आपकी, इसलिए पढ़ लो। पढ़ना पड़ेगा ही, और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें से शब्द प्रविशेषण कौन सा है? तो भाई साहब प्रविशेषण, तो प्रविशेषण जैसे सुंदर हम कहें, ये तो विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो प्रविशेषण होता है। विशेषण की विशेषता प्री, मैंने आपको याद कराया था जीत सीरीज में, विशेषण से पहले आ रहा है, प्रे नाम आ रहा है, तो प्री आ रहा है, तो भैया पहले आएगा ये। और जैसे फिर विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है कि जिसके लिए बताया जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। सुंदर किसके लिए कह रहा है? ये उर्वशी के लिए। तो उर्वशी जो यहां हुई वो हुई विशेष्य। क्या बच्चा? विशेष्य। और अत्यंत जो हुआ ये प्रविशेषण, प्रविशेषण। और सुंदर क्या हुआ यहां? विशेषण, विशेषण। ये 3 चीज होती है विशेषण में, तीनों आपको पता होनी चाहिए। अब ये कहता है उर्वशी बहुत सुंदर है, तो बहुत भी आपका प्रविशेषण हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान देना मेरी बात पर, उर्वशी अत्यंत सुंदर लड़की है, यहां लड़की आ जाता लिखा हुआ यहां पे, तो फिर जो आपका विशेष्य है ना, वो उर्वशी नहीं बनता, वो लड़की बन जाता। समझ में आई बात? जो आपका विशेष्य होता है फिर वो लड़की हो जाता है, लड़की, क्योंकि फिर लड़की की विशेषता बता रहा है। उर्वशी वो लड़की है, वो अलग बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्पर्श वर्ण, और ये पता कितनी गहरी बात बताई है, जो कह रहा नेक्स्ट नेक्स्ट, एक कह रहा नेक्स्ट करो जी नेक्स्ट।
इसे ही गलती करके आएगा एग्जाम में, बता रहा हूं कि लड़की उर्वशी अत्यंत सुंदर लड़की है, ये आ जाए और आपसे पूछे विशेष्य कौन सा, आप उर्वशी लगा के आओगे, आधे से ज्यादा बच्चा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, है ना। और आए हुए हैं ये ऐसे पांचों। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, क्यों मैं तो जानू ना तुम्हें, इतने दिन में जान भी गया। तो ये 25 है। और स्पर्श वर्ण कौन से हैं, जो वर्ण हमारा जीभ का स्पर्श करने से बनते हैं, अर्थात उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, मतलब जिनको जिनको बोलने के लिए जीभ मुख के किसी ना किसी भाग को टच करती हो। कचट तप, कचट तप। अब आपको पता है इसके आगे 5 आते हैं, इसके आगे 5 आते हैं, इसके आगे 4, मतलब 4 और आते हैं, ये 5वां खुद है। 4 इसके आगे, 4 इसके आगे, तो टोटल कितने हो गए, इनमें जो भरोगे तो इसको 25, यही 25 है। इनको ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन। बाकी आपको पता है नीचे ये रे लेवे आते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। से, श, और है आता है, वो आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। और बाकी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो 4 हो गई आपकी पूरी वर्णमाला। ऐसे है। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं होता, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, चलो जी इसको भी देखेंगे। ये रोते रोते वैसे क्रिया विशेषण है, आपको अगर ना पता हो तो। ग्वाला गाय दूहता है, तो देखो कर्म कारक क्या होता है जिसमें को लगाया जा सके, को हो या ना हो, अब लगा के देखो। ग्वाला गाय को दूहता है, क्या यहां लगाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। ग्वाला दूहता है क्या, गाय, तो क्या का जवाब मिल गया, तो कर्म है गाय इसमें। मां बच्चे को सुलाती है, क्या या किसको का जवाब हमें मिले, किसको सुलाती है, मिल गया जी जवाब, किसको, बच्चे को, तो कर्म को, ये तो साफ साफ आ रहा है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, किसको बुलाया जी, ब्राह्मण, तो यहां भी हम कर्म कह सकते हैं, ब्राह्मण है, यहां हम बच्चा कर्म कह देंगे, यहां हम गाय कर्म कह देंगे। क्या इसमें बता सकते हो, बालक रोते रोते सो गया, क्या इसमें कर्म है ना। इसमें बताओ, बालक को रोते रोते सुलाया, तब बालक कर्म हो जाता, किसने सुलाया, क्योंकि करता तो है ही नहीं वाक्य में, फिर बालक कर्म हो जाता। बालक को रोते रोते सुलाया, किससे सुलाया, बालक को, इसलिए फिर बालक कर्म हो जाता। तो अभी हमारा उत्तर इस सवाल का क्या होगा, इसमें किसी तरह का कोई कर्म कारक नहीं है। 75% ने सही जवाब दिया है। बाकी बच्चे ऐसी गलती मत किया करो, बहुत आसान सवाल है वो। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, किस वाक्य में स्थानवाचक, आप यहां बैठिए। अब स्थानवाचक बच्चों आपको पता होना चाहिए पहले क्रिया विशेषण, कि क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे चलता है, चलने की विशेषता धीरे धीरे ने बताई, तो ये चलने की विशेषता बताई, और इसमें धीरे धीरे बताई, तो ये रीतिवाचक में आएंगे, ऐसे रोते रोते, धीरे धीरे, जब भी ये डबल वो हो तो ये रीतिवाचक में होते हैं, रीतिवाचक, ठीक है बच्चों। मोहन जयपुर से अभी आया है, तो ये समय हो गया, ये तो कालवाचक हो गया। आने की विशेषता किसने बताई, अभी ने, कि भैया अभी आया, कालवाचक, तो ये क्रिया विशेषण है यहां अभी। और ये अव्यय में आता है क्रिया विशेषण में। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो बोलने की विशेषता क्या है, कम, और कम, तो भैया कम जो हुआ, क्या ये स्थान हो सकता है, खुद बताओ, ये क्या है फिर, ये परिमाणवाचक हो सकता है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो फिर अब आप बताओ, यह यहां बैठी है, तो ये स्थान बताया कि नहीं बैठने का, तो स्थानवाचक ही आपने पूछा, बैठने की विशेषता स्थान में। भाई क्या कर रहे हो यार, बालक कैसे करके मानोगे यार, 52% बच्चा इसको जवाब दे रहा है, ये केवल 43% ने सही किया है। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, आप यहां बैठिए, स्थानवाचक की बात कर रहा है, बैठने की विशेषता क्या है यहां, अब यहां शब्द क्या है, ये तो आओ जी यहां बैठो, तो ये क्या है, आओ जी यहां बैठो बेंच पे, आओ जी यहां बैठो कुर्सी पे, आओ जी यहां बैठो खाट पर, तो ये सब स्थान ही तो बता रहे हो आप। बच्चों कैसे करके मानोगे, सबने जयपुर देख कर लगा दी, जयपुर, अच्छा, ओहो हो, ये जयपुर से अभी आया, जयपुर से तो ये अलग हो रहा है, तो इसको आप करो तो अपादान कारक कह देना ज्यादा से ज्यादा। अरे कहां से आया है ये भैया, ये आने की विशेषता नहीं बताया, अभी आया, तो देखो आने को जो इंपैक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा वो अभी कर रहा है, जयपुर नहीं कर रहा। आना, आने की विशेषता जयपुर नहीं है, आने की विशेषता अभी है, कब आया जी, अभी आया जी, अभी, ठीक है। बोलने की विशेषता कम में है, बहुत में नहीं है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलने की विशेषता धीरे धीरे से है, समझ में आई। जयपुर देख के वाह वाह वाह, रुको तो सही, डंडा कहां मेरा, लाओ तेल पिला रहा हूं उसको, भाई मिल गए ना। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, निजवाचक सर्वनाम का, अब आप खुद बताना निजवाचक क्या होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया निजवाचक सर्वनाम, ये देखो मैंने आपको खुद बताया, या तो अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम स्वयं वहां जाओ, मैं खुद वहां जाकर देखा, मैं आप जाऊंगा, मैं आप कर लूंगा इस काम को, बोलते नहीं है वह आप देख लेगा। तो जो आप है ना, ये इसकी पहचान है, अपने आप, तो आप इसकी पहचान है। 53% ने तो सही जवाब दिया है बालको,
बाकी क्या कर रहे हो तुम? 16% इस पे पड़े, 27% यहां गिरे आके, और 3% हमारा पे भी है। कैसे करोगे? ऐसे बेइज्जती करवाओगे हमारी? रोज तो चिक चिक के बता रहा हूं इनको, निजवाचक में यही तो होता है सब सौदा है। भाई गलती तो सुधारना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़ा सोचने वाला सवाल आना चाहिए बनाना आपको। इनमें विलोम शब्द युग में सही नहीं है। आप क्या करते हो, रटे रटाए को बड़ा जबरदस्त करोगे। जहां थोड़ी समझने वाली बात, थोड़ी सोचने वाली बात, वहीं आप गुरु जी गए हम तक ऐस करोगे। गुरु जी देख लो, अरे बाल को क्या तरीका है यार ये। स्थावर जंगम ये रटवाया है मैंने आपको विलोम शब्द में, स्थावर जंगम बिल्कुल। मूक वाचाल बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है, और ये सब मूक वाचाल स्थावर जंगम। जंगम मतलब जो चलता फिरता, स्थावर मतलब एक जगह स्थायी। मूक चुपचाप, वाचाल बहुत बोलता हो। व्यष्टि और समष्टि ये दोनों एक दूसरे के हैं, वो सॉरी विलोम। और हार परिहास, अब यहां बच्चा कंफ्यूज हुआ हार परिहास में। तो बेटा परिहास क्या होता है, उसने उसका महाभारतों में सुना होगा, परिहास उड़ाया, परिहास किया, किसी की हंसी उड़ाना होता है। तो हारने वाले का तो पर्यायवाची तो हो सकता है, ये विलोम तो नहीं हो सकता, क्योंकि हारने वाले का ही तो परिहास किया जाता है। तो हार तो जीत से होती है, ये कितना आसान था आपके लिए। हार तो जीत होती है, सीधा सीधा है। तो बच्चों आप उस स्थिति में हो, अगर विजय और जीत लिख के भी दे देना वो, तो आप इसको भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपको ये सब, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इनका मतलब ना पता हो, बहुत सारे बच्चों को ये हो सकता है ये हमने कभी ना पढ़े हो। लेकिन अगर वो ऑप्शन में विजय और जीत लिख दे, और फिर भी आप इसको विलोम में सही ना करके आओ, विजय और जीत को इसको ना लगा के आओ, तो फिर आपसे बड़ी मूर्खता किसी की नहीं होगी। फिर आप अपने सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होने के जिम्मेदार खुद होंगे। बताओ आप, बताओ। अगर आप वो विजय, भाई मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे थोड़ा समझना तो चाहिए ना यार, तुक्का भी मारना थोड़ा ये तो देखूंगा यार। विलोम ढूंढना, या विजय जीत लिख दी उसने, तो ये ऐसा ही तो लिखा उसने। कितना आसान था यार, कमाल करते हो आप। चलो थर्ड क्वेश्चन शायद गलत कर दिया है, चेक कर लेते हैं। भाई जो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, पैसे भी दे रहे हो इसको बताने के। भारतीय संस्कृति विश्व की धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है। आपको शक है कुछ कि भारत की संस्कृति विश्व की धरोहरों में श्रेष्ठतम नहीं मानी जाती? भाई यूं तो बताओ फिर, और है क्या तुम्हारा? श्रेष्ठतम धरोहरों में मानी जाती है, आप ये कह रहे हो भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम धरोहरों में मानी जाती है। अच्छा 4, 6 और 5 ऐसा भी है? ओह भाई देखो ये दो बहुत नजदीक दे रखे हैं यार, पर उत्तर बेटा यही है, मैंने चेक करवा लिया, मेरे धोर बैठा है, कितने उसने कर दिया, अपना घोड़े दौड़ा दिए। तो अब आप याद कर रखना, ये भी बहुत नजदीक है। देखो भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम धरोहरों में मानी जाती है, लेकिन नहीं, ये हमने अर्थ एक जगह मिस किया है। भारतीय संस्कृति विश्व की धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है, हमने ये लगाया, धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है, धरोहरों में श्रेष्ठतम। तो अब आप विश्व की श्रेष्ठतम धरोहरों में मानी जाती, नहीं धरोहरों में श्रेष्ठतम मानी जाती है, वो ठीक है। चलो सही थे भाई हम, आपने पैसे बेकार भिजवाए हमें, और अपनी बात आपने दिखवानी थी। क्या नाम था इसका, उल्टे कर दो इसके। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पंडित, कोयल, पवन और कपि। कपि तो आपको पता बंदर को कहते हैं, तो तद्भव कपि तत्सम है, और ये तद्भव होता। पंडित, पंडित का तद्भव पंडा होता है, पंडा, पंडा बोलते हैं ना गांव में बहुत, पंडा को बुला कर लाओ, तो पंडा से चिढ़ते हैं, और पंडित भी पंडा। अच्छा जबकि यही है तद्भव, ठीक है। पवन को पवन, पवन भैया ये जो है तत्सम है, और अगर इसका तद्भव बनाऊंगा तो पौन बोलते हैं, पौन। ये कोई बोलता भी नहीं है, ये तो कोई बोलता भी नहीं है। पवन हम तो हवा बोलते हैं, चलो हवा बोलते हैं, पर पौन कोई नहीं बोलता, बिल्कुल सही है पौन। तो पर इसका पौन होता है तद्भव, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। लेकिन इस ये खुद अपने आप में तद्भव है, ये सब तत्सम थे, ये तद्भव है अपने आप में, क्योंकि इसका तत्सम अगर कोई पूछे, इसका तत्सम कोकिला होता है, कोकिला, स्वर कोकिला सुना है ना आपने, स्वरों की कोयल, तो कोकिला। क्लियर? चलो नेक्स्ट। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? अश्व, अस्म, सुमेलित पूछ रहा है। अश्व घोड़ा को कहते हैं, और जो अस्म कहते हैं ना वो पत्थर को कहते हैं। बच्चों ये खच्चर दे दिया है, मैंने आपको ये बताया भी था समश्रुति भिन्नार्थक के दौरान, ये पत्थर होता है, खच्चर नहीं होता अस्म। जलद और जलज, जलद क्या होता है? जलद, और एक जलज, जलद से जन्मा, तो ये तो कमल होगा, और ये बादल होगा, जल देने वाला। तो बादल पहले होना चाहिए था, ये दोनों उल्टे कर दिए इसने, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। अब आपको अनिल और अनल मैंने आपको सिखाया है इनमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अनिल और अनल को, जो नल ना हो, अर्थात नल मतलब पानी, जो पानी का उल्टा हो वो आग होगा,
तो यहां आग कौन सा होना चाहिए था? दूसरे नंबर पे, और हवा दूसरी चीज, हवा अपने आप हो जाएगी। अनिल और अनल में हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने अनल को आपको तरीके से बताया। इस शब्द को देख लो बस, नल का उल्टा आग होगा, यानी पानी का उल्टा आग होगा। ए नल खुद ही कह रहा है ना ये। तो भैया ये दोनों भी इन्होंने उल्टे कर रखे हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही बचा, सर्वथा और सर्वदा। सर्वथा क्या मतलब है? सब तरह से। सर्वथा सही है, सब तरह से सही है। सर्वदा, वो सर्वदा सत्य बोलता है, सर्वदा सदैव होता है। कितने लोगों ने सी लगाया? 62% ने, बाकी नहीं कर पाए भाई इसको। सर एक बार बोल दीजिए ना, कितना आसान है, बोल देंगे आगे। ठीक है, ये लो, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? कितना आसान है ना बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, वास्तव में आसान है। तो आसान कोई तो आसान बोलूंगा यार, वहां बुलवा रहे थे तुम खामा खा की। यानी, द्वंद, यानी और उज्जवल, तो इससे आसान कोई बात मिल नहीं सकती आपको। उज्जवल, उज्जवल, क्लियर है? ये द्वंद गलत लिखा हुआ है, क्या लिखोगे सही? द्वंद्व। तो जिन्होंने ये दोनों लगाए हैं वो तो युगांडा से पक्का। अभी दिखाओ भाई कितने ने लगाया। भाई साहब 24% द्वंद्व को शुद्ध कर रहे हैं, और 5%, चलो ये तो सबको पता है, ये तो चलो मैं मान लूंगा 5% तो मिलते हैं इतने, तो युगांडा में जंगलों में पाए जाते हैं इतने तो। यानी और यानी, भाई साहब इन दोनों में बिल्कुल ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। ये वाला यानी सही है, ये वाला गलत है, ये तीनों गलत हैं। तो यानी ऐसे लिखा जाता है, आप कई जगह ऐसा भी लिखा देखोगे पर वो गलत है। यानी अगर आगे आपको लिखना पड़े, यानी कहां लगाते हैं? यानी का मतलब अर्थात, इस बात को समझे। यानी मतलब और स्पष्ट करने के लिए हम यानी लगाते हैं। 20,000 वोटों में यह हाल था, 34,000 बच्चे देख रहे हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा, कौन सा? भाई इतनी तो वैकेंसी नहीं, जितने लाइव हो रहे हो तुम लोग। अब आप बताओ कंपटीशन कितना, और ये आज शनिचर को देख रहे हैं, इतने शनिचर को पढ़ने को मन कर रहा है इतने बच्चों का, ये थोड़ी बात नहीं है। फिर क्या होगा? कट ऑफ हाई जा रही है भाई। जब इतने बच्चे पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो भाई तो फिर अब आप हाई कट ऑफ कोई दिमाग में लेकर के करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम निष्कलंक, निश, अधिकार, अधि, निर्वाह, निर, पर्यावरण, परि, और हम भर्ती बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार पेपर थोड़ा टफ बनाए कांस्टेबल का, मजा उसमें है, हिंदी में टफ करना ज्यादा। कभी क्या हो गुरुजी, फिर बालक मुझसे कहेंगे गुरुजी आपने जो पढ़ाई वो तो आई नहीं। भाई फिर कहां किसी की आएगी? सब तो यही तो पढ़ा रहे हैं और यही पढ़ रहे हो आप। बताओ आप, आएगी तो यही आएगी, नहीं आएगी तो फिर वो किसी की नहीं आएगी। फिर मैंने आपको वो लॉजिक सिखाए हैं कि भाई ऐसे दिमाग लगाया करो, गलत ऐसे किया करो। जैसे देखो यहां भी सिखाऊंगा, उपसर्ग सुमेलित नहीं है। जैसे अधिकार का अधिकरा, कार अलग हो गया, बिल्कुल सही है। अब जैसे निर्वाह का निर किया और वह अलग हो गया। तो आप ये बताओ, क्या ये मैंने उपसर्ग में आपको पढ़ाए हैं? मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग 22 याद करवाए थे। आ, अव, अप, अभि, अधि, अधि, अनु, सम, सु, न, नी, निर, निस, दुर, दुस। तो भैया वो सब आ रहे हैं जो मैंने बोले इसमें। हाँ, आ, अव, अपि, अभि, अधि, तो अधि भी है। निर, निस, तो निर भी है, निस भी है। प्र, परा, प्रति, परि, ये भी सीखा था हमने। तो परि भी होता है। तो पर्यावरण में से परि निकल गया, निर्वाह में से देखिए परि प्लस आवरण, पर्यावरण का ये अधिकार का अधि प्लस कार, निष्कलंक का। लेकिन याद करो, निस का जब भी उपसर्ग निकालोगे तो उपसर्ग में ये वाला से कभी नहीं बनता, ये आता है उपसर्ग। उपसर्ग ये आता है बच्चों। कितने बच्चों ने लगाया? 61% ने दिया, और मैं बहुत खुश हूं अगर आपने इसमें 61% ने भी दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको सही कर पा रहे हो तो फिर आपका मतलब आप उपसर्ग तो सही कर लोगे, क्योंकि इसमें नी, बच्चों आप पता है, मुझे पता है क्या कर रहे होगे आप। नी आएगा जी, नी। मैं तो जान गया इतना, तो तुम्हें नी कलंक कर रहे होगे। बहुत सही है, संधि विच्छेद आपने ऐसे ही पढ़े हैं, पर ये संधि नहीं है। हमें यहां उपसर्ग देखना, बस यही जो विसर्ग वाली संधि है ना, उसमें यही फर्क हो जाता है बस। वहां उपसर्ग अलग निकलता है और संधि अलग निकलती है। तो इसलिए आप कर तो गए इस बात को। 61% का वजह तो ये है, ये वजह तो बहुत कम ने निकाली होगी, क्योंकि आपको जब उपसर्ग पढ़ाए तो ये वाला निस नहीं था, याद करो, ये वाला निस था। इस वजह से गलत है ये। ठीक है, ए ऑप्शन। बहुत गहरी बात बताइए, एसएससी जीडी का न्यू बैच कब आएगा? एसएससी जीडी का मेरे भाई, एसएससी जीडी का न्यू बैच 1 जून को आएगा। 30 मई तक बच्चों का एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम नहीं चाहते, हमारे लिए बहुत आसान था, हम बैच अभी चला देते कि 12th किया, रिजल्ट आया, बच्चा आतुर है। और लेकिन वो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, जो पिछला है, उसके साथ तो हम वो नहीं कर रहे होंगे ना, तो वो कहेगा सर आपका ध्यान उधर चला गया, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है। सेम बच्चा यूपी पुलिस के कर रहे हैं कि सर यूपी पुलिस का बैच ले आओ नया, क्योंकि नई वैकेंसीज का सुन लिया, 12th पास किया है बच्चों ने अभी। लेकिन यहां भी मैं वही कहूंगा कि जब तक मैं आपका एग्जाम ना करा दूं, तब तक मैं नए बैच पे तो फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ना मैं उनके साथ न्याय कर पाऊंगा, ना आपके साथ। बैच लाना जरूरी है, लाऊंगा भी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, लेकिन अपने एथिक्स हैं बच्चों। इतना आपको पता होगा कि कुछ भी किसी बच्चे के साथ, क्योंकि हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे आप पर, आपके एग्जाम में, तो फिर हमने किस लिए पढ़ाया आपको? रिजल्ट के लिए पढ़ाते हैं ना। तो पहला फोकस हमारा आपका रिजल्ट है, उसके बाद चाहे हम बैच लाएं, वो हमारी चॉइस है।
और वो लाऊंगा भी फिर 8-9-10 जून के बाद ही आएगा बैच, अगर आरडब्ल्यू पे आएगा तो। ये आरडब्ल्यू की पहचान है। इस मूल के साथ, इस जड़ के साथ मैं अपने साथ, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता बच्चों। ये हमारे सिद्धांत हैं। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार बदलता है? कृतवाच्य। तो कृतवाच्य लिंग और वचन आप सबको मालूम है कि भाई साहब कृतवाच्य में जो लिंग वचन किसके अनुसार बदलेगा? कर्ता के अनुसार बदलेगा। ये कर्ता से ही तो कृत बना है, और जो कर्म से बना है वो कर्मवाच्य बना है। तो ये तो सबने 81% ने सही दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? कैसे बदलता है? जैसे राम स्कूल, ध्यान से सुनना, गया। राम, अब सीता होती है, सीता स्कूल गई। तो आप देखो क्रिया का लिंग बदला या नहीं बदला? लिंग बदला। बदला किसके वजह से? कर्ता की, क्योंकि यह कृतवाच्य है। कर्ता की वजह से लिंग बदला। ठीक है, लिंग बदला ना। ऐसे ही वचन, अगर लड़के होते हैं, लड़के स्कूल गए, तो वचन से भी बदलता है, लेकिन ये कर्ता के से बदलेगा और ये कृतवाच्य में बदलेगा, कर्ता से बदल रहा है तो ये कृतवाच्य ही है। तो इसका मतलब ये है सवाल का। तो आपको मतलब भी तो सिखाता हूं ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है, ताकि बच्चे को डाउट क्लियर रहे एकदम। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी भाषा के लिए बच्चों याद रखना, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को दिया गया था। ये राइटर हैं और इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी है भाई रचना इनकी? है? हाँ, मुझे पहचानो। बहुत सुंदर इनकी रचना थी, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, ये वो वाली है ना। तो ये संजीव जी जो हैं, मुझे पहचानो, इस कृति के लिए वर्ष 2023 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नीलम शरण गौर है ना, इनको भी 2023 में साहित्य अकादमी मिला। 2023 में ही कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, ये भी लिख लेना, 2023 में 2 मिले थे। हाँ बिल्कुल मिले थे। इनको हिंदी में मिला, इनको अंग्रेजी में मिला। टोटल साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया जाता है बता दोगे आप? साहित्य अकादमी टोटल 24 भाषाओं में। कितनी में? 24 में। 22 तो संवैधानिक भाषा, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। ये भी अगर सवाल बने तो घना खतरनाक सवाल हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो संविधान की, इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, लेकिन ज्ञानपीठ की बात करूं तो 22 प्लस इंग्लिश, ऐसे वो आता है, 22 प्लस इंग्लिश। और साहित्य अकादमी ये वाला इनको बद्री नारायण जी को भी मिला, इनको 2022 में मिला। और ये दयाशंकर सिन्हा जी, दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला, इनको 2021 में मिला। और पहली बार जो दिया गया साहित्य अकादमी 1955 में मिला। किसको मिला? हिमतरंगिणी के लिए मिला। हिमतरंगिणी किसकी है? हिमतरंगिणी आप सबको मालूम है, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल जी की है। तो इनको मिला था 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी के बारे में इतना जान लिया। और सर 55 से लगातार देते हुए आ रहे हैं, और अब तक तो ये बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो हर साल दिया भी जाता है, एक साल में कई बार 2 बार भी दो लोगों को मिलता है, जैसे यहां मिला। तो भाई मुश्किल तो है ना सबको, अगर पर इनको अगर आपको याद करना है ना बच्चों, देखो ये अगर ऐसा सवाल आएगा साहित्य अकादमी, वो तो फिर तभी सही होगा जब, और साहित्य अकादमी की एक बात और है, ज्ञानपीठ तो संपूर्ण साहित्य पे 4 बार देने के बाद संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। साहित्य अकादमी आज भी केवल एक कृति के लिए मिलता है, एक कृति के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी बड़ा पुरस्कार है, 1 लाख इसमें इनाम मिलता है। तो भाई ये तो फिर आपको देखने ही पड़ेंगे, 23 में किसे मिला, 22 में किसे मिला, 21 में कैसे, इनको रोज अपनी नजरों से निकाल लिया करो, ये रटते नहीं आराम से। और बड़ा काम है यार साहित्य अकादमी याद रखना। 24-25 के भी देख लेना भाई। किस विकल्प में कनक शब्द के 2 अलग अलग अर्थों का सटीक प्रयोग हुआ है? इसमें मैं आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहूंगा, यह आपकी इंटेलिजेंस से सही होगा। इंटेलिजेंसी ये मैं आपकी चेक करना चाहता हूं, आपकी होशियारी इसमें चेक करना चाहता हूं। मैंने आपको आज तक क्या सिखाया है बच्चों? बहुत नया क्वेश्चन है, एकदम नया नया प्रश्न है, और फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सही कर दोगे इसको। मुझे 80% का उत्तर सही चाहिए इसमें। क्या आप कर सकते हो? जल्दी देने की जरूरत नहीं है, समझ लो सवाल को। शब्दों के 2 अलग अलग अर्थों सोना और गेहूं का सटीक प्रयोग इसमें बता दो किसमें हुआ है। सोना और गेहूं, ध्यान से सुनना, पहला सोना है दूसरा गेहूं है, तो क्रम जरूर ध्यान रखना। उसने कनक की रोटी खाई, तो पहला कनक क्या है? सोना। क्या सोने की रोटी हो सकता है कोई? तो इसलिए यह गलत है। समझ में आ गया कैसे चेक करना है? उसने कनक की रोटी खाई, आपको गेहूं भी तो हो सकता है। गेहूं तो दूसरे पे, तो दूसरे कनक का मतलब होता गेहूं, तो गेहूं का हार पहना, ये गलत हो गया ना। चलो, कनक बहुत महंगा है, तो पहला कनक क्या है? सोना। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है जी, अब तक तो सोना बहुत महंगा है, हाँ हो सकता है। खेत में कनक लहला रहा है, तो गेहूं, ये गेहूं। तो मुझे तो एकदम करेक्ट लग रहा है, पर आपको भी लग रहा है कि अगले सवालों को देखते हैं। हमें ये करेक्ट तब लगेगा जब हम बाकियों को गलत साबित कर देंगे। मैं इसको करेक्ट तब मानूंगा, क्योंकि मुझे यहां फसल नहीं है, गेहूं लहला रही है, ये बात तो सही है, पर ये कनक की फसल होती तो मैं एकदम करेक्ट कर जाता इसको। पर अभी मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं आगे देख लेता हूं। कनक खाकर वह बोरा गया, पहला कनक क्या है? सोना। क्या सोना खाकर के बोरा आता है? नहीं, गेहूं खाके। तो धतूरा होता तब भी मैं मान सकता था, तो यह भी गलत हो गया। और कनक से जेवर, तो दूसरा कनक क्या? गेहूं। गेहूं के जेवर बन सकते हैं क्या? कनक चमकीला है और कनक कड़वा है,
कनक सोना चमकीला है और गेहूं कड़वा है। गेहूं कभी कड़वा भी नहीं हो सकता भाई साहब, ये तो नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो हम एक ही उत्तर पे पहुंचे और वो रहा ये जो केवल 42% ने दिया। मैंने बोला था ना, आपकी इंटेलिजेंसी मुझे चेक करनी है, आपका थोड़ा दिमाग मुझे चेक करना है, थोड़ा आपको हिलाना है। तो आपने बच्चों इसका सही जवाब दिया भी, पर नहीं भी दिया, क्योंकि 42% तो बच्चों सही नहीं है ना, है ना। तो मतलब 80% तो ये होना चाहिए था, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल नहीं था। तो नया सवाल ऐसे बन सकता है और वो बहुत आसान होता है अगर आप देखो तो। और भाई एक चीज और बता रहा हूं, एक घोषणा कर रहा हूं आपके लिए। आपको आज इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आप याद रखना 8, 9 और 10 जून को जब आप एग्जाम देकर के आओगे और फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो आप एक चीज के लिए परेशान तो होगे। वो क्या चीज होगी? वो परेशानी इस बात की होगी कि मैं सेलेक्ट भी हूं डीवीपीएसटी के लिए, लेकिन मैं कितना सेफ हूं फाइनल के लिए मुझे नहीं पता, और मैं अगर रह गया तो कितने मार्क्स से रहा मुझे ये नहीं पता। तो ये भर्ती बोर्ड ये चाहता भी और कहता भी है कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे, पिछली बार नहीं किया था। आज बच्चों यूपीएसआई वाले बच्चों के साथ हुआ है कि उनका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है। आप लोग आज ट्विटर अभियान में जरूर 4-4, 5-5 ट्वीट करके आ जाना। ये आपको इतनी आहुति देनी पड़ेगी। अगर आप 30-35 हजार बच्चे, सभी लोगों ने मेरी बात मान ली, 4-4 ट्वीट किए, लाखों ट्वीट हो सकते हैं, तो ये बात उनकी शायद और अच्छे स्तर पे उठ जाएगी। इस क्लास के बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो क्या, कैसे ट्वीट कैसे करें, ये आप सीख लो, क्योंकि ये आपके काम आएगी। क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमें स्कोर कार्ड हर स्तर पे चाहिए, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा याद बढ़ा घटा, कितने बढ़े मेरी शिफ्ट में, कितने घटे, ये कैसे पारदर्शी हो सकता है कोई भी सिस्टम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया खुद ही पारदर्शी नहीं है। भर्ती बोर्ड साफ सुथरा एग्जाम करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई साहब इसको तो पारदर्शी बनाओ। ये तो और पारदर्शी करने के लिए है ना ये चीज, तो स्कोर कार्ड देना। स्कोर कार्ड बच्चों को आरटीआई से लेना पड़ता है, आरटीआई में भी उसको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, 2-3 जगह जिद पे अड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है उसका। तो ये आज बच्चों आप लोगों को इतना तो करना है कि उस ट्विटर अभियान में साथ आना है और इस वीक क्लास के बाद आ जाना आराम से, पर जरूर 4 ट्वीट करके आने हैं। आपको कैसे करने ट्वीट सीख लो, आपके भी काम आएगा। तब भी आपको मैं जगाऊंगा अगर इस तरह की कोई बात हुई तो। और तब ये अगर ये आज ऐसा ही में हो जाता है तो आपके में अपने आप ये प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी, फिर आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको होमगार्ड वालों में भी नहीं करना पड़ेगा, सब में होगा फ्री लागू। तो इसलिए ट्वीट करोगे ना, एक बार अंगूठा दिखाओ, 4 ट्वीट करोगे ना, कम से कम 4 से 5 ट्वीट, ठीक है। अर्क के लिए कौन सा शब्द अनेकार्थी है, बेमेल बताओ अर्क के लिए। और आप कहते हो कि सर ट्वीट से कुछ नहीं होता, ट्वीट से बहुत कुछ हुआ है। ये छोटे छोटे काम हमेशा ट्वीट से होते हैं, ये बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम था एग्जाम कैंसिल कराना, री एग्जाम हुआ 60,000 भर्ती का, वो बड़ा काम था, वो ट्वीट से नहीं होता। वो जरूरत थी तो वो बिल्कुल साफ सबूत थे उसके। लेकिन ये काम, इसके लिए कोई बच्चा जुटेगा भी नहीं। कोई कहेगा भाई चलो इसको लखनऊ इको गार्डन पे बैठते हैं स्कोर कार्ड जारी कराने के लिए, कोई क्यों करेगा भाई? मैं यूपी कांस्टेबल में लगूंगा अपनी तैयारी में, और जिसका हो गया वो कहेगा मेरा हो गया, मैं वहां बैठूं या अपनी तैयारी करूं फिजिकल की दौड़ की। मुझे क्या लेना स्कोर कार्ड से? जिसका नहीं हुआ, जो बहुत दूर रहेगा, मैं क्यों जाऊं? मेरा जब ही का नंबर आ रहा, री एग्जाम होता हो तो मैं जाऊं, तो ये री एग्जाम तो होगा नहीं इस बात से। तो ये एक वो होता है बच्चों। तो ठीक है, आपके अंगूठा बहुत बच्चों के आगे, तो आप लोग करिएगा जरूर, पर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने जागरूक आप अपने एग्जाम के प्रति होने चाहिए। अर्क के लिए कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अर्क बच्चा, अर्क आपको पता है कि जैसे सूर्य को हम अर्क देते हैं, तो सूर्य होता है अर्क का, याद रखना। सूर्य, अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है। अर्क का अर्थ कहते हैं काढ़ा, इस चीज का अर्क निकाल लो, अर्क काढ़ा, काढ़े में भी अर्क बोलते हैं, तो अर्क है पी लो, तो अर्क काढ़े को भी बोलते हैं। अर्क आक का पौधा, आक के पौधे को भी अर्क बोलते हैं बच्चों। आक का एक पौधा होता है, उसको अर्क कहा जाता है, आक का पत्ता, ये अर्क है। तो भाई साहब काढ़ा हुआ, सूर्य मैंने बता दिया अर्क कैसे बनता, काढ़ा कैसे बनता, आक का पौधा कैसे है। तो अब एक ही बच गया अंतर। तो अंतर जो होता है वो अर्क नहीं होता किसी भी तरह से, अर्क का मतलब अंतर कभी नहीं होगा। तो ये 35% का बच्चों का सही है। तो मुश्किल क्वेश्चन आप देखो ना, या तो आपको समश्रुति भिन्नार्थक का मुश्किल लगेगा या आपको अनेकार्थी का मुश्किल लगेगा, पर ये पढ़ने तो पड़ेंगे बच्चों, ये तभी सही होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्क, और आप इसको 35% सही कर पा रहे हो और पढ़ा भी होगा, तो इनको बार बार देखना पड़ेगा, है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। और स्त्रैण शब्द का सही अर्थ क्या है? स्त्रैण, तो ध्यान देना बच्चों, स्त्रैण, जैसे स्त्रैण किसको कहते हैं हमारे यहां की, इसको कुछ और भी बोलते हैं बच्चों। स्त्रैण जिसमें स्त्रियों के से गुण हो, स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला, ये बहुत सही वर्ड है इसके लिए। स्त्रियों का सम्मान करने वाला, स्त्रियों से घृणा करने वाला, स्त्री का पुत्र। यार स्त्री के तो सभी पुत्र होते हैं यार, क्या यार, किसी ने लगाया है? दिखाना जरा मुझे, स्त्री का पुत्र किसने लगाया? ओ भाई साहब 27%। ओ तेरी, फिर तो सभी स्त्रैण है, सभी स्त्रैण है। अरे तुम कैसे नाश कर दिया भाई बात का, पूरी हिंदी की ऐसी की तैसी करके रख दी। अरे भाई कुछ तो सोच लो,
तो स्त्रीण स्त्रियों के जैसे स्वभाव वाला, कि जैसे कई बार देखते ना स्त्रियों में घुसा रहता है, बिल्कुल लहरा के चलता है, स्त्रियों की तरह चलता है, चाल चलन उसका ऐसे ही होता है ना। आदमी होते हैं ना गांव में कुछ ऐसे, स्त्रियों के बात करने में उसका बड़ा मन लगता है ना, ऐसे ढूंगे मार मार के चलता है वो। तो हमारे यहाँ तो उसको रंढिया बोलते, रंढिया, है ना, है ना। तो चलो, सब जगह अलग अलग बोलते होंगे। तो स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला कोई पुरुष हो तो उसको स्त्रीण बोलते हैं। स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला कोई पुरुष हो। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, आपके वहां क्या बोलते हैं जरूर बताओ, यूट्यूब पे भी एक है। ओ भाई साहब, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी हुई कई रेलवे के कर्मचारियों की, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। 90% का आना चाहिए कम से कम, कर्मचारियों की कई रेलवे की गिरफ्तारी हुई। पर हाँ, अरे एग्जैक्ट 90%। चलो बहुत बढ़िया। कभी कुछ बोला तो मैं तो आज तो इससे 100% मान लूंगा अपने आप को। कभी कुछ बोला और आपने सही कर दिया। अर्धस्वर ध्वनियों का सही समूह पहचानिए। अर्धस्वर बच्चों आपको पता होना चाहिए, अर्धस्वर ये और वह होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ये और वह कितने लोगों ने लगाया? हाँ, 84% ने लगाया। ये और वह, ये कैसे होते हैं? जैसे हम बोलते हैं महिलाएं, तो इनकी जगह स्वर भी यूज कर सकते हो आप। कैसे? हम महिलाएं, ये मैंने आपको लिख के पहले भी दिखाया हुआ है। वैसे ये ए लग जाता है तो यह जो है वो ए की साउंड दे देता है, इसलिए स्वर बोल दिया जाता है। वह जो है, तो जैसे आपने कौवा लिख के देखा कभी, कौवा, या आपने कुआ लिखा, कुआ, तो जैसे कुआ है तो कुआ ऐसे भी लिख देते हैं, अंग बिंदी है तो अंग बिंदी यहां भी लगा दो। कौवा तो कौ आ भी लिख देते हैं। तो वह जो है किसकी साउंड निकालता है? वह जो है किसकी बताओ? ए की। तो ये ए की साउंड निकालता है, ये ए की साउंड निकालता है, इसलिए बच्चों, इसलिए इनको आधे स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तो स्वर हैं। तो क्लियर हो गया ना कैसे हैं स्वर ये? चलो, कवि प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कवि प्रिया और रसिक प्रिया, अगर मैं बोलूं बच्चों, कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशवदास के हैं। ये दोनों रचनाएं, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे कठिन काव्य लिखते थे, कठिन काव्य को यूज करते थे अपनी अपनी कविताओं में, उनको हम कठिन काव्य का प्रेत इसलिए इनको बोलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत, भाई जिसने बहुत कठिन कठिन शब्द लिख रखे हों तो हमें तो वो भूत प्रेत सा ही लगेगा ना, यार ये आदमी क्या लिखता था भाई, इसलिए हमने इसको बोला कठिन काव्य का प्रेत है। और कवि प्रिया और रसिक प्रिया, नाम में लिख रहे हैं प्रिया, है ना, लिखते थे प्रेत की तरह इतने मुश्किल मुश्किल। और कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशवदास, ठीक है, केशवदास। तो ये दोनों कृति इनकी ही है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। चलो अब मैं इनकी और कुछ कृति देखूं तो पहली बात तो देखो, सबसे स्वर्ण युग हिंदी साहित्य का भक्ति काल कहते हैं। दूसरे नंबर पर रीतिकाल को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रीतिकाल में भी बहुत महान महान कवि हुए। अगर मैं बोलूं कि रीतिकाल में कवि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल एक सतसई बिहारी, सतसई सतसई बहुत ही 700 दोहे लिखे इन्होंने अपने जीवन में, वो सतसई में है सारे। और उन 700 दोहे से इतने मशहूर हो गए कि भाई साहब कोई इनके आसपास भी नहीं है। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल, केवल इतनी छोटी सी बातों में बहुत बड़ी बात कह जाते थे कवि बिहारी। भूषण, इन भूषण जी को शिवाजी के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो ये वीर रस के कवि थे, वीर रस। तो ऐसे पूछा जाता है भूषण जी के लिए कि वीर रस के सबसे महान कवि कौन से हैं, तो वो भूषण जी हैं। घनानंद, ये चारों कवि किस काल के हैं? ये रीतिकाल के चारों। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, भूषण, कवि भूषण, महाकवि लगता है इनके आगे, महाकवि भूषण किस काल के हैं? रीतिकाल के। कवि बिहारी, ये कैसे डिसाइड होता था कि ये रीतिकाल के हैं, ये छायावादी युग के हैं, ये भक्ति काल के हैं? ये इनके जिस समय जन्मे, और रीतिकाल का कोई टाइम चल रहा था, उस दौरान जो भी जन्मा उनको रीतिकाल का कहा गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे रीतिकाल खत्म होने वाला, अगला काल शुरू होने वाला है, तो ऐसे जन्मे जो दोनों में थे तो वो दोनों के कवि कहे जाते हैं, है ना। जैसे जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि कहे जाते हैं, है ना। तो रामचंद्रिका याद रखना, केशवदास जी की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये तो मैंने बता दिया, और एक विज्ञान गीता। ये चार ही कृति हैं जो बहुत फेमस है इनकी। अगर इनसे क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर नहीं आएगा। तो केशवदास जी के लिए चार रचनाएं आपको याद रखनी पड़ती हैं। प्रशासनिक शब्दावली में एफिडेविट का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रशासनिक शब्दावली में एफिडेविट का, तो एफिडेविट सबको पता है, और ये सवाल हिंदी में ऐसा आ सकता है बच्चों, और ऐसे पूछे जा रहे हैं अभी एसएससी जीडी में, एफिडेविट की हिंदी बताओ, ये शपथ पत्र की अंग्रेजी बताओ। तो ऐसे सवाल, तो ये तो एकदम से आप बता दोगे मेरे ख्याल से। ये तो 78%। बालको क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो 100 की उम्मीद करके लिया है सवाल यार। एफिडेविट को आप लोग दिखाना क्या क्या कह रहे हैं, 4% तो यूं कह रहे हैं। फिर संविदा, जिसका मतलब भी नहीं जानते होगे आप। अभियोग भी कह दिया एफिडेविट, अभियोग होता मुकदमा, और प्रतिलेख भी कह दिया 8% ने। तो यार कमाल के लोग हो आप, मतलब जिसका मतलब नहीं जानते उसको उत्तर को टेप दोगे आप, कैसे कर दोगे ऐसा?
ये इतने आसान प्रश्नों को गलत करोगे तो कैसे चलेगा काम, यूं तो बता दो। अब मुझे यहां कमेंट वो करो जिसने गलत किया था, जिसमें मेरा गलत हुआ, बताओ। पूछा भी एफिडेविट का एसएससीजीडी में, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे, ये बच्चों लोकोक्ति है। और मुझे ऐसा लगता है लोकोक्ति चाहे आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आप सही कर दोगे। ये किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, मैं तो ये मानता हूं 1% बच्चों ने भी नहीं पढ़ी होगी इन 37,000 में से जो देख रहे हैं। जैसी बही ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बता दो। और अर्थ आप सब बता दोगे। पवन की दिशा में चलना, जैसी बहे ब्यार, तो भैया ब्यार का पवन से सीधा ऐसे तो कभी नहीं होते। समय के रुख को देखकर काम करना चाहिए, बिल्कुल। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, तब वैसे ही हो जाए जैसी ब्यार हो, तो समय के रुख को देखकर बदल लेना चाहिए। बहुत सही है, बहुत सही, 92%, एकदम करेक्ट। नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना श्योर हो गया इसको देख करके। ठीक है, तो आपने नहीं पढ़ा था फिर भी सही कर दिया ना, तो ये होती है लोकोक्ति, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं आ गई तो भैया वो किस्मत है, और वो तो फिर कुछ भी आ सकती है, तो इतनी है, हजारों में कितनी पढ़ोगे, तो कुछ समझना ही पड़ता है इनको। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जेही शिव धनुष तोड़ा, सुना है राम ने शिव धनुष तोड़ा, किसने बोला बताओ ये आकर के? सुना है राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। सुनहु राम जेही शिव धनुष तोड़ा, तो ये भाई साहब परशुराम जी जब आए थे ना तब की ये लाइन है, और ये बड़ा मुश्किल होता है इसको, ये भैया इसको जज कर पाना, है ना। पर फिर भी ये बहुत फेमस लाइन है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। और चूंकि उन्होंने बहुत भयंकर, वो गुस्से में थे, तो उस टाइम पे ये बात बोला, तो रौद्र, ये परशुराम जी ने ये बात बोली थी। अगर आपको ये पता होगा और रामायण देखी होगी, परशुराम जी किस तरह से आए थे जब राम जी ने धनुष तोड़ा, तो बहुत गुस्से में थे, और गुस्सा होता है रौद्र, क्रोध। ठीक है, तो ये कम बच्चों ने सही किया है, मैं मानता हूं, और उसका कारण भी है क्योंकि ये पंक्तियां सही करनी आसान नहीं। ऐसा सवाल गलत होता है, कोई बात नहीं, हम सीख गए। आगे के लिए ऐसा सवाल आएगा तो गलत नहीं करेंगे, एग्जैक्टली ये आएगा तो। और ये इंपॉर्टेंट था, कहीं आया हुआ था इसलिए आपके सामने उठा लाया, यूपी में नहीं, पर कहीं और आया हुआ था इसलिए ले आया। हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? तो हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्रकवि पहली बार जो किसी को उपाधि दी गई, हालांकि रामधारी सिंह दिनकर को भी आप राष्ट्रकवि कई बार आप सुनोगे कहोगे, लेकिन जो दी गई पहली बार अगर राष्ट्रकवि की उपाधि किसी को दी गई थी तो वो मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त को ये उपाधि दी किसने थी? ये गांधी जी ने दी थी। इसने ये सवाल भी पूछा गया था एक बार तो कि ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी, तो ये गांधी जी ने दी थी। और इनकी एक कृति है भारत भारती, भारत भारती को आधार मानकर उन्होंने ये पढ़ी और फिर बोल दिया कि ये तो राष्ट्रकवि है, इन्होंने तो भारत के लोगों को चेताया है। ठीक है, तो भारत भारती जो इनकी कवि वो थी रचना, उसकी वजह से इनको बोला गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी के हमने कल रट लिए हैं कितने सारे, है ना, हिम और हिमतरंगणी, माखनलाल, सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी रट लिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मंडे या ट्यूसडे में हम कवर कर लेंगे, कल क्लास नहीं चलेगी बच्चे संडे में। मैथिली शरण गुप्त के आज रट लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट कवि हैं जो यहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट कवि है, इनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, कोई ना कोई कृति। अब आप देख लो, 4 दे रहा हूं बस आपको, इन चारों की सारी कृतियां रट डालना, इनमें से जरूर आपको एग्जाम में मिलेगी। मेरी बात याद रहेगी। अब आपको भर्ती बोर्ड ना देख रहा हो बस, ये फिर चेंज कर देगा, है ना। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, नहुस, विष्णुप्रिया और द्वापर, ये इनकी फेमस है। गांधी जी द्वारा ये राष्ट्रकवि घोषित हुए। तो ये सब मैंने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिख दिया है। अब जैसे अब याद करने का तरीका, एक बच्चे ने कल मुझसे बोला, एक कमेंट में पढ़ रहा था, सर इतनी ट्रिक मत बताया करो, फिर ये याद कैसे रहेंगी। भाई मैं जो ट्रिक बताता हूं ना, वो याद करने वाली, वो ऐसे कहता आ गमछा पे बैठ, इस तरह की मैं याद करवाता और हर कवि के लिए इतनी बना देता, तो वो तो बहुत मुश्किल था याद करना। लेकिन मैं तो याद करवाता हूं इनके नाम से, और नाम को देख करके ऑप्शन से आप कनेक्ट कर पाओ, ताकि तो ये रटनी नहीं पड़ती, ये स्टोरी बस ध्यान रखनी पड़ती है। और स्टोरी तो आपके दिमाग में सौइयों होंगी फिल्मों की, है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो 3-3 घंटे की फिल्म याद है आपको सौइयों। मैथिली शरण गुप्त, और बचपन की कोई पढ़ी हुई एक बार पढ़ी हुई कहानी याद रह जाती है, कछुआ खरगोश, है ना, याद रह जाती है ना। तो मैं ऐसी यार ट्रिक नहीं बताता, आप कहते हो न मत बताओ, हम ऐसे ही रट लेंगे तो बहुत बढ़िया है, फिर तो इससे बढ़िया क्या, मेरा भी टाइम बचेगा आपका भी। तो जो साकेत है, मैं फिर भी बता देता हूं कुछ बच्चों को, अगर ये पसंद आती है तो फिर बहुत फायदा रहेगा उनको, कि देखो जैसे शक कर रहे हो, मैं थैली से मैंने याद करवाया था आपको भारत भारती की, याद है आपको, मैं थैली पी करके, थैली पीना मतलब दारू पीना, तो मैं थैली पी करके, तो फिर भारत भारती की बहुत बात करता हूं, भारत की बात, देश की बात करते हैं वो, है ना, याद कराया था कि नहीं। तो सेम ऐसे ही साकेत को आप याद कर सकते हो कि जैसे देख, तो शक कर रहा है मुझे, साक की बात है मेरी, मैं थैली पी के आऊंगा, मेरे साक की बात है ये, मैं थैली पीऊंगा भला। ठीक है, यशोधरा, तो यशोधरा ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि यशोधरा से माँ याद आती है एकदम, तो मैं थैली पी के आऊं, माँ मिलेगी एकदम, कहां मिली, द्वार पे मिली, द्वार पर, माँ द्वार पे मिली, द्वापर।
द्वार पर ही चेक हो जाती है, मैं थैली पी के आता हूं तो इससे द्वार पर याद आएगा, मैं थैली कैसे याद आया। यशोधरा माँ ने चेक की, थैली पी के आया। भारत भारती थैली पी के बात की। पंचवटी और नहुस, तो मनहूस आदमी, मनहूस याद रख लेना, जो थैली पी के आएगा वो मनहूस तो है ही, तो ये नहुस याद आएगी, मनहूस है ना, कुछ कनेक्ट कर पा रहे ना। और पंचवटी और विष्णुप्रिया, तो भैया विष्णुप्रिय, तो भाई साहब जब भगवान को प्रिय, तो भगवान तो लगते ही जब थैली कोई पी के चलता है तो, है ना, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, तो वो कनेक्ट कर देता भैया विष्णु भगवान, भगवान भी तो पिए हैं जी, वो हालांकि महादेव जी हैं, उनके लिए ऐसे वो बनाए जाते हैं, पर विष्णु प्रिय जी, वो विष्णु को प्रिय रहते हैं जो पीते हैं। ठीक है। और पंचवटी को और आप मैथिली से जोड़ लेना, पंचवटी में जाके पीता था वो थैली, है ना, तो याद रख लेना पंचवटी। चलो ठीक है बच्चों, तो इतना हमने याद किया। अब मैथिली से, और यार कैसे याद करवाऊं आपको इतनी सारी रचना, कुछ तो मुझे थैली से जोड़नी पड़ेंगी ना, तो जिससे बच्चों को थोड़ा याद भी हो जाता है। अब आपको देखना बहुत सारी इनमें से याद आ जाएंगी। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं, आप सबको मालूम है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी देश का राष्ट्रपिता था, ऐसे बोलता है कोई? नहीं, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, या राष्ट्रपिता हैं आज भी, ठीक है, तो देश के राष्ट्रपिता हैं, जबकि आदमी है कि देश के बोला, देश का नहीं बोला हमने, तो ये बहुवचन प्रयोग करते हैं आदर दिखाने को। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो एक ही आदमी, ये क्यों नहीं बोलते पिताजी आ रहा है, तो ये बहुवचन तब दिखाते हैं आदर दिखाने के लिए हम, है ना। हाथी का पर्यायवाची, जो जा रहे हैं ना भाई, अब जो क्लास से जा रहे हैं वो ट्वीट करना जरूर, है ना। जो एक आध बच्चा जा रहा तो कभी भागल लगो, अब क्लास खत्म होने वाली है, कहीं हो ऐसे। हाथी का पर्याय, 1 घंटा हो गया, हम क्यों पढ़े अब ज्यादा। हाथी का पर्यायवाची बताओ, तो पर्यायवाची हाथी का बताओ इनमें से कौन सा है, तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? मतंग है भाई, मतंग होगा इनमें तो, है ना। हाथी के बहुत सारे याद करवाए हैं आपको, तो हाथी के सारे रट लेना। 45% नहीं दिया है सवाब, पता नहीं, बाकी तो मकरंद भी कर रहे हैं, व्याल भी कर रहे हैं, व्याल तो यार सर्प वर्प का होता है, पन्नगति, पन्नगपति, पता नहीं सब कुछ कर दोगे आप, पर इसको बहुत कम कर रहे हैं। 45% कमाल है यार, ऐसे उत्तर दोगे आप। माँ ने बच्चे को झगड़े को, माँ ने बच्चे के झगड़े को, यहां पे आना अब इनमें से कुछ। माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुटोवल करवा दी। माँ ने बच्चे का, छोटे का झगड़ा था, पड़ोसियों में आपस में सिर फूट गए, ये कह रहा। तो माँ ने बच्चे के झगड़े को पानी में आग लगाकर पड़ोसियों में सिर फुटोवल नहीं, माँ ने बच्चे के झगड़े को मीन मेख निकालकर, माँ ने बच्चे के झगड़े को घाव पर नमक छिड़क कर पड़ोसियों में, माँ ने बच्चे के झगड़े को, देखो ये इसका सेंस समझना क्वेश्चन का, माँ ने बच्चे के, छोटे से बच्चे का झगड़ा था, तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटैल करवा दी। कितना अच्छा उत्तर है। सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पे आके अगर यहां तक पहुंच गए, कई तो यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, जो यहां तक पहुंच गया वो यही लगाएगा। बच्चों आपकी समस्या यही है कि आप पहुंचते नहीं लास्ट ऑप्शन तक, आप ऊपर ही रुक जाते हो और ये गलत कराते हो। ठीक है, घाव पर नमक छिड़क नहीं कहा, माँ ने बच्चे के झगड़े को, तो इससे सेंस समझो कि बच्चे का ही तो झगड़ा था, फिर उसको तिल का ताड़ बना दिया, बड़ा बना दिया, और पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। ये मुहावरा है, समझ में आई बात। मुहावरा इस तरह से लगाया हमने। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोधक है? संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो काल है, वाक्य काल का, ये बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। तो संभवतः कल, तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है। क्या ये हो चुका है विमोचन? पहले बताओ, भविष्य का है या नहीं है? कल होगा, भविष्य है जी, तो भूत तो एकदम काट दो, वर्तमान एकदम काट दो। अब कौन सा संभव लगा रहा है ये, तो सामान्य तो नहीं रहा, संभव, तो इससे आसान कुछ हो सकता था क्या काल में? अगर आपका ये भी अरे ये तो 92, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय भाई साहब ये है चेन्नई में, चेन्नई में, और ये बनाया गया था 1918 भाई, 1918 होगा ये, 1918 में। ये क्यों बनाया दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार सभा? तो ये प्रचार सभा का मुख्यालय खोला गया इसलिए कि दक्षिण भारत में भी हिंदी, क्योंकि दक्षिण भारत का ही सबसे बड़ा चैलेंज है हिंदी सिखाना। वो इंग्लिश सीख लेते हैं, तमिलनाडु इंग्लिश अच्छी बोलता है, केरलम वाला इंग्लिश अच्छी बोलता है, आंध्रा वाला इंग्लिश अच्छी बोलता है, और कर्नाटका वाला तो खैर बोल लेते हैं हिंदी भी, तो ये सब इंग्लिश अच्छी बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं आती इनको, हिंदी बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो 1918 में उसके प्रचार के लिए यहाँ चेन्नई में खोला गया था। ठीक है, चलो, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस नाटक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो याद रखना बच्चों, हानुस मतलब भीष्म साहनी। हानुस भीष्म साहनी दोबारा आए हैं, एक बार इन 10 सेटों में पहले भी आ चुके हैं। वो कोई बता सकता किस रचना के लिए? मैंने उस टाइम पे बताए थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस के लिए, और तम से ना सहा जाएगा, ये ऐसे याद करवाया था। तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तम से ना सहा जाएगा, ये मैंने ऐसे याद कराया था, है ना। सहा नहीं जाता तम से, तमस याद आया, बहुत सही। और हानुस इस नाटक के भी भीष्म साहनी है, तो देखो इनके भीष्म साहनी के तमस
बसंती, और ये कॉमा लगा लेना, दो अलग अलग नहीं, अलग अलग है, बसंती और हानूस। कबीरा खड़ा बाजार में, जब कबीरा बाजार में खड़ा होगा वो किसी से सहा नहीं जाएगा, क्योंकि कबीरा चुप नहीं रह सकता। कबीरा तो भाई बहुत ज्ञान पिलता है ना। तो कबीरा खड़ा बाजार में तो सहा नहीं जाता। कबीर जैसे आदमी को बाजार में खड़ा कर दिया तुमने। रंग दे बसंती चोला, तो आपको मालूम होगा ये गाना गाया गया था, ये किसके लिए इनको सुपुर्द करा है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रंग दे बसंती चोला, उस पर इन्होंने पूरा लिखा है। तो क्योंकि जलियांवाला बाग भी सहाने वाली घटना नहीं थी, तो रंग दे बसंती चोला सहा नहीं गया, तभी ये गाया। तो रंग दे बसंती को सब गाने से याद रखते हैं, तो ये नहीं सहा गया उन लोगों से, इसलिए गाया। तो सहानी याद रहेगा इससे भी। अब देखो, कबीरा खड़ा बाजार में, सहानी, तमस सहानी, बसंती, बसंती अगर सामने आ जाए तो वो भी सहानी सहनी जाएगी, सहनी नहीं होगी तुमसे नहीं सही जाएगी। बसंती अगर तुम्हारे सामने आ जाए वही, तो सहानी जाएगी, पब्लिक टूट के पड़ेगी। एक फोटो, एक सेल्फी, उस टाइम तो सेल्फी नहीं होती थी, पर आज के टाइम पे तो सेल्फी से ही परेशान कर देगी। तो बसंती से सहानी जाएगा भाई आज के टाइम पे, ठीक है। तो चलो तो अब आलमगीर और ये हानूस अब आप याद कर लेना, और कुछ बना सकते हो सहानी से तो और कुछ बना दो भाई। कुंडलिया छंद कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं आप सबको मालूम होना चाहिए। कुंडलिया 6 चरणों से बनता है, कुंडलिया 6 चरणों से बनता है। और कुंडलिया किस किस से बनता है? कुंडल जब पहनते हो, बाजार में जाते हो, तो डर लगा रहता है, डर लगा रहता है। और डर मतलब दोहा, और रे मतलब रोला। तो कुंडलिया बनता है दोहा रोला से, तो 2 लाइन इसकी और 4 इसकी, तो इसलिए 6 लाइनों से बनता है, 6 चरणों से बनता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भर रखा आंखों में, दुख की बदली, कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? भाई साहब, इस कविता की लाइन है, और ये किस में संकलित है, ये सवाल मुश्किल होंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इनको बताना मुश्किल होगा, इनको पकड़ना मुश्किल होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किस में है? आप कोई बताए इसमें, बताओ जी। मैं नीर भरी दुख की बदली, यामा है बच्चों। और यामा इनकी सबसे फेमस क्यों है? क्योंकि इसको ज्ञानपीठ मिला, और ज्ञानपीठ कब मिला? और ज्ञानपीठ इसके बाद किसी और को नहीं मिला। यामा के बाद ज्ञानपीठ अकेली कृति को यहां के बाद बंद हो गया। 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ। ओ भाई साहब, 37% चल रहे हैं दोनों। निहार भी कह रहे हैं बच्चा, मैं नीर भरी, तो निहार इनने इससे लगा दिया, नीर निहार हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। यामा, तो जैसे देखो बच्चों, रश्मि, निहार, दीप सखा, सब इनकी ही है महादेवी वर्मा की, और सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ज्ञानपीठ के बारे में, तो और इनके बाद ज्ञानपीठ बंद हो गया, 1982 तक ही दिया गया वो किसी एक कृति के लिए। अब हमें इन्हें याद करना है, तो महादेवी वर्मा के लिए, जैसे मैंने उस दिन निहार, भगवान को महादेवी हो सामने आ जाए तो हम निहारते रहेंगे उनको। नीर जा, तो नीर भी बहता रहेगा, हमारी आंखों से जाता रहेगा, नीर जा, जैसे देवी सामने आ जाती है ना भाई, आपने देखा होगा ना, नीर जाता रहता है, तो महादेवी, तो ये कनेक्ट रहेगा, ये हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं। अब यामा, अब महादेवी को कोई रिझाने के लिए, और वो भाई पहले तो एक ही बाइक चलती थी यामा, महादेवी के सामने जाके यामा ही मांग रहा, यामा दिला दो बस। भगवान के पास क्यों जाते हैं लोग मांगने? यामा मांगने गया है। रश्मि, यामा समझते हो, यामा बाइक होती थी पहले। रश्मि, तो रश्मि भी महादेवी की है। अग्नि रेखा मरणोपरांत छपी है ये पुस्तक, एक ही पुस्तक है ऐसी जो मरणोपरांत इनकी छपी, उसका नाम है अग्नि रेखा। और दीप शिखा, महादेवी के सामने तो दीप जलते ही हैं, तो दीप शिखा है ना, दीप शिखाओ जलाना भैया महादेवी के सामने। अतीत के चलचित्र, और महादेवी को सब पता होता है तुम्हारे अतीत में तुमने कौन कौन से चलचित्र करके आए हो। देवी के सामने हाथ जोड़ के सीधे बनते हो ना, देवी सारे पापों को माफ कर दे, तो देवी के सामने सारे अतीत के चलचित्र आपको याद आ जाते हैं सब, है ना। तो इस तरह से हम महादेवी वर्मा की इन सारी कृतियों को ध्यान रख पाएंगे। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो अष्टछाप के कवि आपको पहले याद होने चाहिए। तो अष्टछाप के कवि 8, क्योंकि अष्टछाप है, अष्ट माने 8, तो 8 कवि अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। जैसे आप अकबर के नवरत्न रटते हो, ऐसी अष्टछाप के 8 कवि आपको याद रखने चाहिए। कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, सूरदास, सब में दास आ रहा चरण में, तो कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो 6 के अंदर तो दास ही है और 2 में स्वामी है। कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। अब ये याद रखने 8 कवि। अब हमने सबका नाम पढ़ा, अब न्यू बताओ इनमें से कौन सा नहीं था। अब अगर आपको याद है, एक बार नहीं, मैंने 2 बार इसलिए पढ़े कि इतने में याद होता है आपको या नहीं। बताओ, नंददास आया था, नाभादास आया था, सूरदास, भैया ये तो दोनों मुझे भी याद आ रहे हैं, नंददास भी याद आ रहा है, पर नाभादास नहीं आया, ये लग गया। तो जब आपको अष्टछाप के कवि याद होंगे तभी आप इनको सही कर पाओगे, ठीक है। चलो, बहुत सही। अब आप लगा दोगे ना बच्चों, नंददास लास्ट में था। चलो, ये ट्विटर कैंपेन है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं।
अब अगर जाओ तो ये ट्वीट जरूर करना भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है, काफी बच्चों का भला हो जाएगा। अब हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं और फिर आपका स्कोर पूछते हैं। आज क्या स्कोर हुआ ये आपको बताना है। मैं हिंदी जो दे रहा हूं भाई वो बहुत आसान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, और बहुत आसान मुझे देनी भी नहीं है। फिर भी आपका अच्छा स्कोर जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वो फिर आप पढ़ रहे हो। भारतीय साहित्य आनंदवाद का गहरा असर है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया। बच्चों बड़ा मुश्किल था यार, लग रहा है भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। ठीक है, आनंदवाद का, साहित्य में आनंद होता है। चलो, काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद के साथ पैदा सहोदर, उसके भाई को ही कहते हैं, सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है ना। मुश्किल था। जब भी ऐसे मुश्किल पैराग्राफ आएंगे जिनको याद रखना बहुत टफ है, कोई स्टोरी नहीं है, उनके क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, याद रखना मेरी बात। इसके भी देखना। और संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों, रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। आनंदवाद शैव दर्शन का शब्द है। इसका मूल रूप उपनिषदों में दिखाई देता है। अरे भैया, तैत्तिरीयोपनिषद, ओ भाई साहब, में लिखा है, इस चलो उपनिषद का नाम है वो, रसो व सह रस होवायम लब्ध वानिंद, अरे भैया संस्कृत है, वानिमदी भवती एस होवानंदती, अर्थात रस की, अब ये इसका मतलब बताया है, अर्थात रस की रस ही ब्रह्मा है, सॉरी, अर्थात रस ही ब्रह्मा है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। शंकराचार्य ने भी सौंदर्य लहरी में चिदानंदकारम शिव युवदी भावेद विधुद, आज तो ये पंडित बना दे के मुझे, कहकर शिव को चिदानंद रूप बताया है। संस्कृत पढ़वा दी यार हिंदी कह करके। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? देखो क्वेश्चन मैंने बोला था आसान आएंगे। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया? काव्यानंद को। सीधे सीधे मिल रहे हैं देखो, काव्यानंद को। तो इसलिए इतना मुश्किल पैराग्राफ पढ़ करके, जब आपको पैराग्राफ मुश्किल लगे तो सीधे क्वेश्चनों पे आ जाना। स्टोरी लायक लगे तो पहले पढ़ लेना, नहीं तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, वरना फिर ये याद तो कुछ रहना नहीं है, फिर से हमें यही देखना है। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषियों ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया? आया था ना एक जगह, भारतीय मनीषियों ने किसी चीज को ऊंचा स्थान दिया था, ये रहा, आ गया, ये रहे। समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों, रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में से भारतीय मनीषियों ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। रस को ही, कितना आसान है ना बच्चों। रस ही ब्रह्मा होने के अर्थ का कथन इसमें क्या है? रस ही ब्रह्मा होने के अर्थ के कथन किसमें मिलता है? तो भैया ये देखो कहां लिखा है, रस ही ब्रह्मा है, रस ही ब्रह्मा है, इस बात का मतलब है। और ये बात कहां पे लिखी हुई थी? इस उपनिषद में लिखा है कि रस ही ब्रह्मा है। इसका मतलब क्या? रस ही ब्रह्मा है। और रस ही ब्रह्मा है किसमें लिखा हुआ है? रस ही ब्रह्मा है होने का अर्थ है, या किसमें लिखा मिलता है? कौन से उपनिषद में मिला था? ये इस उपनिषद में। कितना आसान है ना बच्चों ये वाला 37वां क्या? ये गद्यांश मुश्किल था, टफ था, बहुत टफ था इसको पढ़ना, लेकिन बहुत आसान था इसके क्वेश्चन करना। तो आपका 37 में से क्या स्कोर आया? 37 में से स्कोर तो आप लोग बताएंगे ना। स्कोर आपका, जिसने इसको पढ़ने की हिम्मत दिखा दी वो इसके सवाल सही कर जाएगा, और जिसने पढ़ने की हिम्मत ही नहीं दिखाई वो कैसे सही करेगा? ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी बता दीजिएगा। और भाई साहब ट्वीट तो करके ही आइएगा, उसमें मेरा फायदा नहीं है बच्चों, आप ही का और सबका फायदा है, बच्चों का फायदा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।